हेलो फ्रेंड्स, लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम से कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। ये एमसीक्यूज़ सभी जुडिशियल एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ये पहले पेपरों में आए हुए कुछ प्रश्न हैं जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। एपीओ, एडीपीओ, पीसीएसजे या अन्य कोई जुडिशरी से संबंधित एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, आपको यदि कोई समस्या रहती है किसी प्रश्न के विषय में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। फिर भी आपको यदि कोई समस्या है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9219160065 9219160065 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो प्लीज़, अगर देखिए आप हमारा चैनल ये पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके पास में एक वेल टाइप का बटन होता है, उसे आप क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं वह उसका नोटिफिकेशन आपके पास शीघ्रता से पहुंच जाए। आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप हमारे वीडियोस को व्हाट्सएप और अपने फेसबुक के द्वारा अपने अन्य साथियों के पास पहुंचा सकते हैं, जिससे कि वह भी इन वीडियो से लाभ ले सकें। तो चलिए, आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कुछ एमसीक्यूज करेंगे। उससे पहले मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विषय में थोड़ी जानकारी दे दूं। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये मूल रूप से 1872 में ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 11 अध्याय, सबसे मुख्य बात है इसमें 11 अध्याय हैं। ये प्रश्न एमसीक्यूज में पूछा जाता है। 11 अध्याय और 167 धाराएं हैं। यह 3 भागों में विभक्त है। देखिए, पूरा जो साक्ष्य अधिनियम है 3 भागों में, इसमें फर्स्ट पार्ट में धारा 1 से लेकर के 55 तक। सेकंड जो पार्ट है उसमें धारा 56 से लेकर के 100 तक, और जो थर्ड पार्ट है उसमें 101 से लेकर के 167 तक। इस तरह से ये 3 भागों में डिवाइड है और इसकी डिटेल जो हम पढ़ाएंगे आपको तब समझा देंगे। इस अधिनियम में बनने के बाद से 125 से अधिक वर्षों की अवधि के दौरान समय समय पर कुछ संशोधनों को छोड़ करके अपने मूल रूप को बरकरार रखा है। यह अदालत की सभी न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है। अदालत की सभी न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है। देखिए, आईपीसी के बनने के बाद जब दंड संहिता भारत में आई तो दंड संहिता के बाद में जब अदालत में कार्रवाई की जाने लगी और कार्रवाई के लिए जब आवश्यकता पड़ती थी साक्ष्यों की, तो उसके लिए ये साक्ष्य अधिनियम लाया गया। हालांकि यह शपथ पत्र, मध्यस्थता और तीसरा है कोर्ट मार्शल, जो सैनिक लॉ होता है, इन 3 पर यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता। एफिडेविट पर, जो मीडिएशन सेंटर्स होते हैं उन पर, और कोर्ट लॉ है उस पर, 3 पर यह नियम, ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये लागू नहीं होता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस पर लागू है या नहीं है। चलिए, हम एमसीक्यू प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमें दिया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को किस तिथि में शामिल किया गया। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को किस तिथि से शामिल किया गया। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को जो शामिल किया गया था ये 17 अक्टूबर 2000 से शामिल किया गया था। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ए है, 17 अक्टूबर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा संबंधित तथ्य और कार्य अर्थात रेस जेस्टे से संबंधित है। देखिए, ये रेस जेस्टे का सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है और कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो रेस जेस्टे का जो सिद्धांत है वो धारा 6 से संबंधित है। अगला है सूची 1 तथा सूची 2 को मेल करें तथा नीचे दिए गए कूटों का सही मिलान करें। पहला है दस्तावेज। तो देखिए, दस्तावेज की जो परिभाषा है वो धारा 3 में दी हुई है। सभी जो परिभाषाएं हैं, जो मुख्य परिभाषाएं हैं, वो धारा 3 में दी हुई हैं। उपधारणा करेगा, उपधारणा कर सकेगा, साबित, ना साबित, इस तरह से धारा 3 में है। प्राथमिक साक्ष्य ये धारा 62 में है।
द्वितीयक साक्ष्य ये धारा 63 में है और मौखिक साक्ष्य ये आपका धारा 60 में है। इस तरह से हमारा जो पूरा जो आंसर 1, 2, 3, 4 जो बनता है वो पूरा 1, 2, 3 और 4, अर्थात आंसर हुआ इसका बी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अपराध से पीड़ित का सील साक्ष्य अधिनियम की किस धारा से में संगत नहीं है? भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अपराध से पीड़ित का जो सील का साक्ष्य है वो अधिनियम की किस धारा में संगत नहीं है? तो देखिए हमें यहाँ 4 ऑप्शन जो दिए हैं, धारा 53A, धारा 53, 114A और 119। तो देखिए जो इसका जो सील का साक्ष्य संगत नहीं है वो धारा 53A नहीं है, आंसर होगा हमारा ए। धारा 53, धारा 114A और धारा 119 ये तीनों ही इसमें संगत हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में जीवन की अवधारणा संबंधित है? तो देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 107 ये जीवन की अवधारणा के विषय में बताती है, अर्थात कोई व्यक्ति, धारा 107 कहती है कि उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका कि 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। धारा 107 जीवन की अवधारणा के संबंध में है और उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका कि 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है, धारा 107 बताती है। और धारा 108 बताती है कि यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ सुना नहीं गया है वह जीवित है। तो देखिए हम पहले 107 को लेते हैं कि जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है, अर्थात अगर ए किसी व्यक्ति बी के विषय में यदि ये धारणा करता है कि ये व्यक्ति मर चुका है तो ये साबित करने का भार ए के पास है कि यदि ए ये कहता है कि ये फलाना व्यक्ति मर चुका है तो इसका जो यह साबित करने का भार कि बी मर गया है ये साबित करने का भार ए के ऊपर होगा। इसी प्रकार से जो व्यक्ति जिस पर जो आरोप लगाता है उसे वह साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जिसने उस आरोप को लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति कौन कर सकता है? तो पहला ऑप्शन है वह व्यक्ति जिससे हित उत्पन्न हुआ हो, एक स्वतंत्र व्यक्ति, कार्यवाही से संबंधित गवाह और न्यायालय। तो स्वीकृति करने के लिए स्वीकृति वह व्यक्ति कर सकता है वह व्यक्ति जिससे हित उत्पन्न हुआ है। स्वीकृति वह व्यक्ति कर सकता है जिससे हित उत्पन्न हुआ है, अर्थात आंसर है हमारा ए। निम्नलिखित में से कौन लोक दस्तावेज नहीं है? गिरफ्तारी वारंट, आरोप पत्र, शव परीक्षण रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और एक पंजीकृत विक्रय लेख। तो देखिए जो लोक दस्तावेज नहीं है ये गिरफ्तारी वारंट, आरोप पत्र तथा एक पंजीकृत विक्रय लेख ये तीनों ही आपके लोक दस्तावेज हैं। जो शव परीक्षण जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है ये लोक दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आती है, तो आंसर हुआ हमारा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि किसी मामले में किसी तथ्य को शामिल करने के लिए साक्ष्यों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है? किसी मामले में किसी तथ्य को शामिल करने के लिए साक्ष्यों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होती है। तो ये धारा 135, धारा 134, धारा 136 और धारा 132। तो इसका जो आंसर है वो सही उत्तर है हमारा धारा 134 अर्थात बी। देखिए आप बेयर एक्ट लेकर बैठिए और बेयर एक्ट में आप इन सभी सेक्शनों को एक बार देखें। धारा 135 क्या कहता है, 134 क्या कहता है, 136 और 132 क्या क्या कहते हैं, इन सब को आप देखा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में स्मृति ताजा करने से संबंधित प्रावधान है? तो स्मृति ताजा करने का जो प्रावधान है वो धारा 159 में है। स्मृति ताजा करने से मतलब है कि जब गवाह किसी गवाही के लिए जाता है और वो कुछ भूलता है या तो उसकी स्मृति को उसको अपनी स्मृति को ताज़ा करने के लिए जो सुविधा है वो इस साक्ष्य अधिनियम में दी गई है। तो वो धारा 159 है जिसमें कि किसी व्यक्ति को स्मृति ताज़ा करने का प्रावधान किया गया है। तो आंसर है हमारा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण एवं अग्रहण के आधार पर कोई भी नवीन विचारण नहीं होगा?
साक्ष्य के अनुचित ग्रहण तथा अनुचित अग्रहण के आधार पर कोई भी नवीन विचार नहीं किया जाएगा। ये है धारा 167, जो कि भाग 3 में आती है और भाग 3 में आगे सबसे अंतिम सेक्शन है, क्योंकि कुल 167 धाराएं हैं इसमें। तो ये अंतिम धारा है जो कि अनुचित ग्रहण और अग्रहण के आधार पर विचारण को होने से रोकती है। तो धारा 167 अर्थात आंसर हुआ हमारा इसमें बी। अन्यत्र उपस्थित होने का अभिभाग भारतीय दंड संहिता में विशेष अपवाद है। भारतीय दंड संहिता में सामान्य अपवाद है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में मान्य साक्ष्य का मात्र नियम है और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, अन्यत्र उपस्थित होने का जो वाक्य है ये आपका साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में मान्य साक्ष्य का मात्र एक नियम है। तो आंसर है हमारा इसमें सी। धारा जो 11 है वो कहती है कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत माने जाएंगे। वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं कब सुसंगत होंगे, ये धारा 11 कहती है। तो धारा 11 में जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 है ये मान्य साक्ष्य का एक मात्र नियम बताया गया है। अगला प्रश्न है, मृत्युकालिक कथन हो सकता है, मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, संप्रेषण की किसी भी पर्याप्त तरीके से किया जा सकता है और उपयुक्त सभी। लेकिन मृत्युकालिक कथन के बारे में, मृत्युकालिक कथन मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है। कोई व्यक्ति अगर ऐसी स्थिति में नहीं है तो वो यदि वो इशारों से बताता है या मौखिक रूप से कहता है, और संप्रेषण की किसी भी पर्याप्त तरीके से किसी भी इशारे से या किसी अन्य माध्यम से वह बता के देता है। यदि कोई मान लीजिए कोई चित्र बना दिया जाए कि आपको ए ने मारा या बी ने मारा, तो उसको किसी संप्रेषण के किसी भी तरीके से ये पता लगाया जाए कि फलाने व्यक्ति के द्वारा इस तरह का अपराध किया गया है। तो तीनों मृत्युकालिक जो कथन है वो मौखिक, लिखित और संप्रेषण के किसी भी पर्याप्त तरीके से हो सकता है। और डी है उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा हमारा इसमें डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न कौन सी धारा कब्जा पूर्ण स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य के सिद्धांत को प्रभाव में लाती है। प्रश्न एक बार फिर सुनिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा कब्जा पूर्ण स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य के सिद्धांत को प्रभाव में लाती है। तो देखिए, कब्जा पूर्ण स्वामित्व के विषय में जो प्रथम दृष्टया सिद्धांत को प्रभाव में लाने वाली धारा है वो धारा 110 है। आंसर है हमारा ए, धारा 110। आप साथ ही साथ बेरख देखते चलिए। कब्जे के संबंध में सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि कब्जा पूर्ण स्वामित्व के संबंध में कौन सी धारा है, तो धारा 110 है। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन अनेक वर्षों का लगातार सहवास विवाह की अवधारणा कर सकता है। आंसर है धारा 112, धारा 50, धारा 114 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, विवाह की अवधारणा के विषय में जो अनेक वर्षों का जो लगातार सहवास जो है विवाह की अवधारणा को कर सकता है, ये है आपका धारा 50 अर्थात बी। ये नातेदारी या विवाह प्रथा के संबंध में है। धारा 112, धारा 114 और धारा उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई आंसर नहीं है। हमारा आंसर है इसमें बी, जो कि विवाह की अवधारणा को, जो अनेक वर्षों के लगातार सहवास के बाद विवाह की अवधारणा को कर सकता है, ये आपका धारा 50 बताती है। अगला प्रश्न है, शरद चंद्र बनाम गोपाल चंद्र लाहा का वाद संबंधित है। तो देखिए, शरद चंद्र बनाम गोपाल चंद्र लाहा का जो वाद है ये विबंध से संबंधित है अर्थात सी, और विबंध का जो सिद्धांत है 115 अर्थात 115 धारा 115 के अधीन है। देखिए, विबंध का जो सिद्धांत है वो ये बताता है कि किसी व्यक्ति को अपनी बात से जो वो कह चुका है उससे मुकरने के लिए नहीं कहा जाएगा। एक बार जो कही बात है उस पर उसे जो पक्का है वो रहना पड़ेगा और वो अपनी बात से पलट नहीं सकता है। ये विबंध का सिद्धांत बताता है। और विबंध का जो सिद्धांत है वो 3 प्रकार से वो लागू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। R.M. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट 157 किसकी ग्राह्यता से संबंधित है। तो देखिए, AIR का सबसे पहले मतलब समझिए कि ऑल इंडिया रिपोर्ट। AIR का तात्पर्य होता है ऑल इंडिया रिपोर्ट।
ऑल इंडिया रिपोर्ट 1973 का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट का एससी सुप्रीम कोर्ट, और 157 ऑल इंडिया रिपोर्ट में 157 नंबर के पेज पर इस तरह की इस केस में जो महाराष्ट्र राज्य मलकानी बना महाराष्ट्र राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये बात कही गई थी वो टेप रिकॉर्डिंग किया हुए साक्ष्य के विषय में बताया गया था। टेप अर्थात ये आंसर है, टेप रिकॉर्डिंग किया गया साक्ष्य, ये इस बाद में इसकी ग्राह्यता से संबंधित है। प्रश्न इसका आंसर हुआ आपका ए। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 विधिक कल्पना का सृजन करती है, अवधारणा का उपबंध नहीं करती है, डीएनए परीक्षण द्वारा खंडनीय निश्चायक उपधारणा का उपबंध करती है और किसी भी स्थिति में अखंडनीय निश्चायक परख का उपबंध करती है। तो देखिए धारा 112 उत्तर है हमारा इसमें सी कि डीएनए परीक्षण द्वारा खंडनीय निश्चायक उपधारणा का उपबंध करती है। तो उत्तर है हमारा इसमें सी। अगला प्रश्न है, ए पर बी की हत्या का आरोप है, उसके विचारण में निम्नलिखित में से कौन विवादक तथ्य हो सकता है। ए पर ए है, ये बी है, ए पर आरोप है कि इसने बी की हत्या की है। तो ये नीचे 4 कथन दिए हुए हैं, इन 4 कथनों में से कौन कौन सा जो विवादक तथ्य जो विवाद के रूप में उठाए जा सकते हैं वो कौन कौन से कथन है। पहला है कि ए ने बी की हत्या की है, ठीक है, प्रश्न के अनुसार कि ए के द्वारा बी की हत्या की गई है, तो ये तो कथन बिल्कुल स्पष्ट है कि ए ने बी की हत्या की है, पहला हमारा ठीक हो गया। अगला है कि ए एक ईमानदार व्यक्ति है। देखिए ए ने हत्या की है, हत्या के संबंध में ईमानदारी का यहाँ झूठ का केस नहीं चल रहा है, यहाँ हत्या का केस चल रहा है, तो झूठ का हत्या का ईमानदारी से यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो ये दूसरा हमारा ऑप्शन जो वो गलत हो गया। ए को बी से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला। देखिए गंभीर और अचानक प्रकोपन ये नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य का एक केस था जिसमें गंभीर और अचानक प्रकोपन का उसने सहारा लिया था। ये एक नेवी में एक अफसर था, नानावती नाम का जो व्यक्ति है, और इसके द्वारा अपने एक मित्र की हत्या कर दी गई थी। तो अपने मित्र की हत्या के दौरान इसने यह सहारा लिया था कि मुझे गंभीर और अचानक प्रकोपन मेरे मित्र के द्वारा दिया गया, जबकि ऐसा नहीं था, क्योंकि जिस समय इन दोनों के बीच वाद विवाद हुआ था उस समय उसकी हत्या नहीं हुई थी, हत्या उसके काफ़ी समय बाद की गई थी। तो गंभीर यानी कि अचानक आपके ऊपर कोई व्यक्ति आपसे कुछ ऐसी बातें कहता है जिससे कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, और कंट्रोल में ना होने का आप अचानक रूप से उसके ऊपर प्रकोपित हो जाते हैं, तो इसको गंभीर और अचानक प्रकोपन की संज्ञा दी गई है। तो ए को बी से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला, ये बात ठीक है कि गंभीर ए को ऐसा हो सकता है कि बी ने इससे कुछ ऐसी बातें कही होंगी जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा तेज गुस्सा आ गया होगा और वो अपने आप को गुस्से को कंट्रोल से बाहर कर दिया होगा, जिससे कि उसने उसकी हत्या कर दी। तो ये भी ठीक है इसका। अब चौथा है कि ए को सामाजिक सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया था। देखिए ए को सामाजिक सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया था, इससे कोई यहाँ औचित्य नहीं बनता कि ए ने सामाजिक सेवा की हो या न की हो। यदि एक व्यक्ति ने हत्या की है तो उसकी सामाजिक सेवा से उसका कोई लेन देन नहीं होता है। तो हमारा आंसर हुआ इसमें 1 और 3 अर्थात 1 और 3 अर्थात आंसर हुआ हमारा बी। अगला प्रश्न है, बोलने में असमर्थ एक साक्षी खुले न्यायालय में संकेतों से साक्ष्य देता है, ऐसा साक्ष्य। बोलने में असमर्थ है कोई व्यक्ति खुले न्यायालय में अगर संकेतों के द्वारा साक्ष्य देता है तो ऐसा साक्ष्य उसका मौखिक साक्ष्य कहलाता है। ऐसा साक्ष्य मौखिक साक्ष्य कहलाता है, अर्थात आंसर है हमारा ए। अन्य ऑप्शनों में इसमें द्वितीयक साक्ष्य, विशिष्ट साक्ष्य, परिस्थितिजन्य साक्ष्य तीनों गलत हैं। आंसर है हमारा इसमें ए। अगला प्रश्न है कि साक्ष्य अधिनियम के अधीन चिकित्सकीय साक्ष्य का मूल्य केवल संपोषक है। चिकित्सकीय साक्ष्य का मूल्य क्या है? तो देखिए चिकित्सकीय साक्ष्य का मूल्य इसमें आंसर दिए हमारा कि केवल संपोषक है, निश्चायक है, सहायक नहीं है
तथा प्रत्यक्ष साक्षी के विश्वसनीय तथा सत्य साक्ष्य के विपरीत भी निश्चायक है। तो देखिए, चिकित्सकीय साक्ष्य का जो मूल्य होता है वो केवल संपोषक होता है, निश्चायक नहीं होता कि ये चीज जो बात है वो निश्चित कर दी गई है। अगर निश्चायक होता तो उसको फिर सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। न सहायक है, केवल संपोषक है, केवल उसको पोषित कर सकता है, संपोषक है, पोषित कर सकता है, पाल सकता है, बड़ा कर सकता है केस को। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ये बिल्कुल निश्चित है, ऐसा कि आप डॉक्टर ने रिपोर्ट बना के दे दी और डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर उसने 307 या 323 जो भी सेक्शन उसके ऊपर लगाए गए हैं आरोपी के ऊपर, तो वकील डॉक्टर को बुलाता है, उसकी गवाही कराता है, उसके पूरे एविडेंस लेता है कि आपने क्या क्या किस तरह से देखा, किस तरह से आपने मेडिकल लिया। तो पूरा मेडिकल, अगर ये संपोषक, अगर ये रिपोर्ट एविडेंस, फुल एविडेंस होती और निश्चायक होती तो डॉक्टर को नहीं बुलाया जाता और उसी के आधार पर उसका फिर जो भी उसको सजा दी जाती है, आरोपी को वह सजा दे दी जाती। इसीलिए केवल संपोषक है, केवल इसमें पोषण कर सकती है, बाकी का पूरा काम वकील के ऊपर डिपेंड करता है। वकील किस प्रकार से डॉक्टर को तोड़ता है, उसको जिरह के द्वारा जब उससे एविडेंस लिए जाते हैं, एविडेंस के बाद जब उससे क्रॉस किया जाता है तब बात जो है वो निकल करके आती है कि कितना सच है और कितना झूठ है। तो इसीलिए जो चिकित्सकीय साक्ष्य का मूल्य है वो केवल संपोषक है, निश्चायक नहीं, निश्चायक है नहीं है, सहायक नहीं है, तथा प्रत्यक्ष साक्ष्य के विश्वसनीय तथा सत्य साक्ष्य के विपरीत भी निश्चायक है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं, केवल संपोषक है, बाकी इसमें कोई भी ऑप्शन आपका नहीं बनता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अधीन विशेषज्ञ की राय नहीं ली जा सकती है। देखिए, यहाँ प्रश्न बनता है कि धारा 45 कैसे संबंधित है, तो विशेषज्ञ एक्सपर्ट की जो राय है उस पर डिपेंड करता है। प्रश्न पूछा जाता है धारा 45 विशेषज्ञ की राय से संबंधित है। तो देखिए, नहीं ली जा सकती, किस विषय पर नहीं ली जा सकती है? विदेशी विधि पर, विज्ञान या कला पर। विदेशी विधि पर ली जाती है, विज्ञान या कला पर ली जाती है, अंगुली चिन्हों पर ली जाती है। भारतीय विधि पर किसी विशेषज्ञ की राय नहीं ली जाती। देखिए, विदेशी विधि पर ली जाएगी क्योंकि विदेश की विधि है। विदेश की विधि का हमारे, मान लीजिए कोई मैटर जो विदेशी विधि के ऊपर फंसा हुआ है, तो विदेशी विधि पर किसी एक्सपर्ट की राय ली जाएगी कि इसमें क्या मामला बन सकता है, तो राय ले सकते हैं। विज्ञान एवं कला पर कोई साइंटिफिक मैटर है, कोई आर्ट से संबंधित मैटर है, तो भी विशेषज्ञ उसका एक्सपर्ट भेजा जाएगा कि क्या वास्तव में ये चीज़ इतनी पुरानी है या इतनी नई है, या जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है उसके द्वारा क्या ऐसा संभव है। तो विज्ञान एवं कला पर ली जा सकती है, अंगुली चिन्हों पर, फिंगरप्रिंटिंग पर विशेषज्ञ की राय ली जा सकती है। लेकिन भारतीय विधि पर किसी विशेषज्ञ की राय नहीं ली जा सकती क्योंकि न्यायाधीश जो स्वयं बैठा हुआ है न्यायालय में, वो न्यायाधीश भी हर विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हैं। और भारत में जो विधि है वो पूरे देश के लिए लागू रहती है। तो भारतीय विधि पर भी किसी विशेषज्ञ की राय नहीं ली जाती है। तो हमारा आंसर जो है उसमें सी है कि भारतीय विधि पर किसी विशेषज्ञ की राय नहीं ली जाती है। तो आंसर हुआ हमारा इसमें सी। सो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ऐसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। इसके बाद में मैं आप लोगों की कुछ डिमांड आई है जिसपे कि कुछ बुक्स के बारे में आप लोगों ने पूछा है कि एपीयू और पीसीएसजे के लिए किस तरह की बुक्स खरीदी जाएं। तो इस पर भी मैं पूरा एक वीडियो डालूंगा। तो आप जैसी पढ़ाई कर रहे हैं, आप अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, धीमे धीमे मैं जो ये नोट्स वाला जो भारतीय दंड संहिता का मैंने पहला जो पार्ट डाला है, इसके बाद में मैं भारतीय दंड संहिता का दूसरा पार्ट डालूंगा। तो आप बेफिक्र रहिए, मैं धीमे धीमे डालता रहूँगा, थोड़ा टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में। So thank you for watching and take care.